हेलो एनमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड एस सेयन स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आप में से बहुत से लोगों ने आगे के एपिसोड की बात की थी, लेकिन इसके एपिसोड हर शनिवार को ही रिलीज होते हैं, इसलिए आगे के एपिसोड को हम मांगा से कवर करेंगे और वो वीडियो शायद आपको कल देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कहानी पिछले एपिसोड की रात से ही कंटिन्यू होती है, जहाँ अगले दिन योर सो के उठती है और उसे कल रात की हल्की हल्की यादें याद आती हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि उसने कल रात को क्या कांड किए थे। वो सोचती है मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, लेकिन क्या मैंने लॉयड के सामने ऐसी हरकतें की थी। अब मैं क्या करूं, ऐसे में उन्हें फेस कैसे करूंगी। वहीं दूसरी ओर लॉयड आन्या को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और कहता है जल्दी करो और इसे खा लो, अभी तुम्हें कपड़े भी पहनने हैं। तुम्हें याद है ना, तुम्हें बैकी के साथ बाहर घूमने जाना है। आन्या भी ये बात सुन के बहुत खुश होती है और कहती है आज मैं बैकी के साथ जू जाने वाली हूँ। इसके बाद वहाँ बैकी और मार्था भी आ जाती है। बैकी आन्या और लॉयड को गुड मॉर्निंग कहती है। लॉयड और आन्या भी उसे खुश होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी बैकी लॉयड से पूछती है क्या आपने लंच किया, आप चाहे तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे शेफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन तभी मार्था उसका मुंह बंद कर देती है और लॉयड से इस बात के लिए माफी मांगती है। लॉयड कहता है कोई बात नहीं और आन्या को ले जाने के लिए आपका शुक्रिया। इसके बाद बैकी कुछ और भी बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मार्था उसे जल्दी से ले जाती है और आन्या लॉयड से जल्दी घर आने को कहती है, जिस पर लॉयड कहता है बाहर तुम जा रही हो, मैं नहीं। इसके बाद योर चुपके से दबे पांव अपने कमरे से निकलती है ताकि लॉयड को पता न चले, लेकिन लॉयड उसे देख लेता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वो पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। योर उसे अचानक से देखकर चौंक जाती है। लॉयड कहता है लगता है आज तुम ज्यादा ही सो गई। ये सुन के योर सॉरी बोलती है। लॉयड सोचता है कल रात तो इसने नॉर्मल से ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, शायद वो ज्यादा ही खुश होगी। योर को भी अपने फ्रेंड्स की कल की बातें याद आती हैं, जिसमें उसकी फ्रेंड्स कहती है एक दूसरे से शिकायत होना ये तो नॉर्मल है। योर सोचती है क्या अभी लॉयड ने मेरे ज्यादा सोने की शिकायत करी, शायद वो लोग सही कह रही थी, इसका मतलब मुझे भी शिकायत करनी चाहिए। लॉयड उसे देखकर सोचता है क्या इसने मेरी वजह से ड्रिंक करी थी, ये लोग देख के तो यही लगता है। लॉयड सोचता है इससे बेहतर मैं उससे खुद ही पूछ लेता हूँ। लॉयड कहता है अगर तुम्हें हमारी लाइफ को लेकर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बेझिझक कह सकती हो। ये सुनकर योर हैरान होकर सोचती है तो ये सच था, मेरा शिकायत न करना लॉयड के लिए शिकायत बन गया है। योर सोचती है पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन तभी वो कहती है मैं आपसे खुश नहीं हूँ। ये सुनकर लॉयड हैरान होता है। वो कहता है क्या मतलब। योर फिर से चिल्लाकर कहती है मैंने कहा मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। ये सुनकर लॉयड बहुत हैरान होता है। तभी वहाँ पर यूरी भी नाचते हुए आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो भी ये सुनकर बहुत हैरान होता है। वो लॉयड से गुस्से में कहता है तूने मेरी बहन के साथ क्या किया। उसे देखकर लॉयड भी सोचता है ये हमेशा गलत ही टाइम पर क्यों आ जाता है। योर यूरी से कहती है तुम्हारा तो कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया था ना, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था। यूरी कहता है वो तो जब मैंने आपसे फोन पर बात करी थी तभी मैं ठीक हो गया था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ लॉयड फॉर्जर, अगर तुमने फिर कभी मेरी बहन को रुलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर योर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। योर सोचती है नॉर्मल कपल्स को एक दूसरे से शिकायत होती है, इसलिए मैं भी अपनी मैरिज को नॉर्मल दिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज यूरी से नहीं कह सकती। यूरी कहता है तो फिर कैसी बात है, मुझे अच्छे से बताओ ताकि मैं इसे अच्छे से सबक सिखा सकूं। तभी यूरी सोचता है अगर मैं योर को लॉयड के खिलाफ गुस्सा दिलाता रहूं तो वो उसे छोड़ देगी जैसा मैं चाहता हूं। लॉयड कहता है तुम बहुत ज्यादा जोर से सोच रहे हो। तभी यूरी कहता है तुम्हें इसे डिवोर्स दे देना चाहिए, हम 7 पेपर्स जमा कर देंगे। ये सुन के योर कहती है मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती। ये सब देखकर लॉयड सोचता है अचानक से ऑपरेशन स्ट्रिक्स खतरे में आ गया है, लेकिन ये देखकर लगता है कि योर हमारी फेक मैरिज को कंटिन्यू करना चाहती है, तो अभी भी चीजें ठीक हो सकती हैं। ये सोचकर ही लॉयड योर से पूछता है तुम ये सब कब से मुझसे कहना चाहती थी। ये सुनकर योर कहती है बस कल से। ये सुनकर लॉयड सोचता है क्या बस कल से। ये सुनकर यूरी कहता है तुमने कल रात को मेरी बहन के साथ क्या किया। योर कहती है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी लॉयड सोचने लगता है उसने अचानक से कल रात को ही एक शिकायत बना ली, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। ये अच्छा नहीं है, अगर चीजें और बिगड़ी तो इन्हें सुधारना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद टॉयलेट खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और इसके पीछे का रीजन याद करने की कोशिश करता है। वो कल की बातों को ध्यान से सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे योर को उस पर गुस्सा होना चाहिए। तभी वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने उसे मेरे बारे में बताया हो, लेकिन मैं उसकी फ्रेंड से डायरेक्टली कभी नहीं मिला, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी फ्रेंड्स भी स्पाई हो और उन्हें मेरी पहचान के बारे में पहले से पता हो। मुझे इतनी जल्दी ये सब नहीं सोचना चाहिए। तभी यूरी गुस्से में कहता है मुझे नहीं पता तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, लेकिन अभी कभी उससे माफी मांगो। ये सुनकर लॉयड भी सोचता है इसने सही कहा, ऐसी सिचुएशन में किसी एक की सॉरी बोलने से सारा मामला खत्म हो सकता है, इसलिए वो योर से माफी मांगता है। योर कहती है मैं नहीं चाहती कि आप बिल्कुल भी माफी मांगे। ये सुनकर लॉयड एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है उसने मुझे माफ करने से ही इनकार कर दिया, क्या इसका मतलब। लेकिन ये सुन के यूरी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरी बहन से सॉरी बोलने की। लॉयड मन में ही उसे शट अप कहता है। लॉयड कहता है मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश
करूंगा। ये सुनकर योर चिल्लाकर कहती है यही तो प्रॉब्लम है। उसकी बातें सुनकर लॉयड और कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर यूरी भी कहता है हाँ लॉयड फौजा, यही तो असली प्रॉब्लम है तुम्हारी। लॉयड फिर से उसे शट अप कहता है। यूरी के बीच में बोलने की वजह से योर उसे इस मैटर में बोलने के लिए मना कर देती है। वो कहती है ये हमारा हस्बैंड और वाइफ का मैटर है, तुम इससे दूर रहो। ये सुन के तो यूरी के होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचता है क्या मैं उन दोनों के बीच में घुस रहा हूँ। ये सब देखकर लॉयड सोचता है मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सीक्रेट पुलिस से है, इसलिए मुझे इस मैटर को जल्दी यहाँ खत्म करना होगा, वरना दूसरों को भी हमारी फेक मैरिज के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी अचानक से फोन की रिंग बजती है जिसे योर उठाती है और कहती है मैं मिसेस फॉर्जर बोल रही हूँ। ये सुनकर यूरी एकदम से चौंक जाता है कि अभी तो ये लड़ रही थी और अब उसका सरनेम इस्तेमाल कर रही है। योर लॉयड को बताती है कि ये फोन कॉल हॉस्पिटल से है। लॉयड जैसे ही बात करता है तो उसे पता चलता है कि सीक्रेट कोड 1399 के जरिए उसे हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है एक सीक्रेट मिशन के लिए। लॉयड फोन रखने के बाद योर से कहता है लगता है इमरजेंसी है, मुझे जाना ही होगा। ये सुन के योर सोचती है ये तो एक अच्छा मौका है एक और शिकायत करने का, इसलिए वो लॉयड से चिल्लाकर कहती है आपको छुट्टी के दिन भी सिर्फ काम की ही पड़ी है, अगर तुम हमेशा अपने पेशेंट को मुझसे पहले रखोगे तो मैं खुश कैसे रहूंगी। ये सुनकर लॉयड हैरान होता है, लेकिन लॉयड कहता है मैं इस बारे में आके बात करूंगा। और वो सोचता है कोड 1399 बहुत ही ज्यादा सीरियस कोड है, मुझे अभी भी योर की बातें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन उसे इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद लॉयड वहां से सॉरी बोलकर चला जाता है। ये देखकर योर बहुत खुश होती है और सोचती है ये वाली शिकायत काफी नॉर्मल थी। मुझे लगता है ये देखकर यूरी भी मान गया होगा कि हम नॉर्मल कपल है, लेकिन लॉयड के इस तरीके से जाने से यूरी उस पर शक करने लगता है और योर से कहता है मुझे लगता है वो तुम पर चीट कर रहा है। ये सुन के योर हैरान हो जाती है। यूरी उसे लॉयड का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन योर उसे साफ मना कर देती है। यूरी कहता है तुम्हें सच में चिंता नहीं हो रही कि तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड तुम पर चीट कर रहा है। लेकिन वो सोचता है अगर हमने उसे सच में पकड़ लिया तो मैं उसे वहीं धर लूंगा। ये सुन के योर भी सोचती है क्या ये एक और मौका है नई शिकायत करने का। योर उसकी बात मान जाती है। नरेटर कहता है कल रात का नशा अभी भी इसके दिमाग में है। इसके बाद वो लोग लॉयड का छुपके से पीछा करने लगते हैं। यूरी कहता है ध्यान से, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन लॉयड उन्हें पहले ही नोटिस कर लेता है। वो सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, यहाँ तक कि योर भी, लेकिन ये एक अच्छा मौका हो सकता है उन्हें यकीन दिलाने का कि मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। यूरी कहता है अगर वो रुका तो हमें रुकना नहीं है, हमें भी चलते ही जाना है, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। ये सुन के योर कहती है तुम्हें सच में इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। यूरी कहता है ये सब तो मैंने उस लड़की के साथ कार्टून में देखा था। इसके बाद जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं यूरी एक पर्सन को देखता है जो कि उसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट होते हैं। उसे इमरजेंसी के लिए बुला लेते हैं। यूरी सोचता है अरे यार इस टाइम पर, लेकिन यूरी योर से कहता है मैं कुछ फाइल्स देना भूल गया हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से जाना होगा, लेकिन तुम उसका पीछा करती रहो। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर योर बिल्कुल घबरा जाती है कि उसे अब अकेले ही लॉयड का पीछा करना पड़ेगा। ये देखकर लॉयड सोचता है क्या ये कोई अर्जेंट काम था, वैसे मुझे भी अर्जेंट काम ही है। इसके बाद लॉयड हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये देखकर योर सोचती है लॉयड तो रोज की तरह हॉस्पिटल गए हैं, मुझे तो लगा था कि वो किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। और तभी योर को रियलाइज होता है पता नहीं वो क्या कर रही है, शायद शिकायत ना होना ही अच्छा होता है। और नरेटर कहता है अभी अपने होश में है। ये देखकर लॉयड भी खुश होता है कि ये मैटर खुद ही खत्म हो गया। जैसे ही वो अंदर जाता है फियोना उसे बताती है कि ये लेवल 3 की सिचुएशन है। लॉयड उससे पूछता है क्या हुआ। फियोना कहती है ऑस्ट्रेलिया का वाइस हेडक्वार्टर एक खबरी को ढूंढने का ट्राई कर रहा था और कल रात को ही उन्हें इसके बारे में पता चला, लेकिन जैसे ही वो उसके बारे में और पता कर पाते वो अंडरग्राउंड हो गया और उसी टाइम वहां से एक सीक्रेट फाइल भी चुरा ली गई। और इसके अलावा वहां पर एक कोड मैप भी मिला है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वाइस एजेंट्स के मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन है और उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन स्टिक्स की भी है। अगर वो दुश्मनों के हाथ लग गई तो हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। तभी हम अगले सीन में सीक्रेट पुलिस के डायरेक्टर विल्कर को देखते हैं। वो अपनी फोर्स से कहते हैं हमारे डिवीजन 4 के जो एजेंट्स फेस्ट में थे वो वापस आ रहे हैं, उन्हें कोई काम की चीज मिली है, इसलिए तुम्हें उन एजेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। सुना है उनके पीछे वेस्ट के एजेंट्स भी पड़े हैं और वाइस को इससे दूर ही रखना। तभी हम अगले सीन में कुछ एजेंट्स को एक आदमी का पीछा करते हुए देखते हैं। एजेंट जैसे ही उस आदमी के पीछे जाता है वो आदमी उस पर अपने बैग से हमला कर देता है और वो उन दोनों को एक ही बार में खत्म कर देता है। जैसे ही वो बाहर आता है एक और एजेंट उसकी ओर तेजी से गाड़ी लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो कूद कर गाड़ी पर हमला कर देता है और गाड़ी भी वहीं क्रैश हो जाती है। तभी हमें उसका नाम विंस्टन व्हीलर बताया जाता है जो कि वेस्टलिस की कम्युनिकेशन डिवीजन से है और साथ ही में ये ऑस्ट्रेलिया के लिए छुपकर काम करता है और वेस्ट की जानकारी ईस्ट में पहुंचाता है। ये सुनकर दूसरा एजेंट कहता है आखिर क्या हो गया इन हेडक्वार्टर वालों को, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इनसे एक खबरी नहीं पकड़ा जा रहा। लॉयड कहता है ईस्ट आने से पहले मैंने एक बार व्हीलर के साथ काम किया था और वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एजेंट है, वो लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। फियोना कहती है मुझे लगता है वो बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ एरिया में ही कहीं होगा, हालांकि उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। एजेंट कहता है सुनने में ये आया है कि वो सीक्रेट पुलिस के साथ होटल सेलबरी में मीटिंग करेगा। फियोना उससे पूछती है क्या ये खबर पक्की है। ये सुन के एजेंट कहता है व्हीलर ही अकेला खबरी नहीं है, हमारे पास भी कुछ खबरी है जो कि उनके बीच में है, बस ध्यान से चीजें करना क्योंकि उन्हें पता होगा कि वाइस वाले इस काम में जरूर घुसेंगे। लॉयड कहता है तो शायद यही रीजन होगा यूरी के अचानक जाने का, क्योंकि सीक्रेट पुलिस भी इस काम में
में लगी होगी। एजेंट सोचता है काम खत्म होने के बाद साथ में ड्रिंक जरूर करेंगे। लॉयड फियोना से कहता है हमें कैसे भी करके उसे रोकना ही होगा, पता नहीं कितने वाइज एजेंट्स की लाइफ खतरे में हो। ये सुन के फियोना कहती है फिर तो हमें अपने सारे ऑपरेशन रोक देने चाहिए, हम इसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं। लॉयड कहता है पागल मत बनो, अगर हमने ऐसा किया तो दोबारा से डेस्मंड के करीब आने में हमें सालों लग जाएंगे। सिल्विया ने हमें फाइल वापस लाने के लिए कहा है और हम वही करेंगे। इसके बाद वो लोग सीक्रेट प्लेस के एरिया में एंटर करते हैं और हमें वहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ यूरी और पूरी सीक्रेट पुलिस अपना भेष बदल कर घूम रही होती है। क्लोई उससे पूछती है ये तो हमारी कंट्री है ना, तो हम ऐसे कपड़ों में क्यों घूम रहे हैं? यूरी कहता है मुझे क्या पता। इस पर दूसरा ऑफिसर कहता है असल में डायरेक्टर के हिसाब से ऊपर से हमें इस ऑपरेशन के ऑर्डर नहीं मिले हैं। ये सुनकर यूरी हैरान होता है। ऑफिसर कहता है अभी की सिचुएशन के हिसाब से वो लोग ऐसा खतरे वाला कोई भी ऑपरेशन नहीं करना चाहते और मेरे हिसाब से वो लोग भी इंटरनेशनली अपनी इमेज बचाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी चिंता आखिर डायरेक्टर क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट कहता है चाहे जो भी हो हमें दूसरों की नजर में नहीं आना है और इसके अलावा अगर वाइज इसमें घुसी और ट्वाइलाइट सामने आया तो ये हमारा मौका होगा उसे पकड़ने का। वहीं दूसरी तरफ एजेंट अपना प्लान समझाते हुए कहता है कि रेड 2 और रेड 3 मैं और नाइटफॉल होंगे जो कि ब्लू टीम के साथ व्हीलर पर नजर रखेंगे। रेड 4 अपने पॉइंट B7 पर इंतजार करेगा एज अ बैकअप। एजेंट ट्वाइलाइट से कहता है ये बहुत डेंजरस मिशन है लेकिन तुम सीक्रेट पुलिस का टाइम वेस्ट करोगे। ट्वाइलाइट भी उसकी बात समझ जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम उसी खबरी व्हीलर को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रहा होता है। कॉल को रखते ही वो होटल की टेरेस पर जाता है और वहां से सब पर नजर रखने लगता है। जब उसे बाहर कुछ गड़बड़ नहीं लगती वो अपना गेटअप चेंज करता है और यूरी के पास जाता है। यूरी एक बुक स्टोर के पास किताब पढ़ रहा होता है। व्हीलर उससे कहता है क्या तुम नए जॉनी हो? ये सुनकर यूरी हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। व्हीलर कहता है मुझे मत देखो, सामने देखो। उसे देखकर यूरी सोचता है क्या ये विंस्टन व्हीलर है? इसे आखिर कैसे पता कि मैं सीक्रेट पुलिस से हूँ? यूरी खुद को शांत करता है और उसे लगता है कि कहीं ये टॉयलेट तो नहीं है। वो कंफर्म करने के लिए उसके टाई पेन को देखता है जो कि ग्रीन टाई पर लगी होती है। व्हीलर उससे कहता है अपने ऊपर वालों को बता दो कि इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, इसलिए मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। उनसे कहना कि मैं आधे घंटे में उनका पार्क में इंतजार करूंगा। वहीं दूसरी ओर फियोना और बाकी एजेंट्स होटल के अंदर व्हीलर का इंतजार कर रहे होते हैं। फियोना सोचती है क्या वो नहीं आने वाला, कहीं उसने लास्ट टाइम में अपनी लोकेशन चेंज तो नहीं कर दी। एजेंट सोचता है क्या उसे इसके बारे में पता चल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खबर छूटी थी, लेकिन ऐसे में हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि व्हीलर कैप्टन से मिलने के लिए आता है। कैप्टन कहता है अच्छा होगा तुम वो फाइल्स मुझे दे दो, वैसे भी वाइस को इस मीटिंग की खबर लग चुकी है इसलिए जल्दी करो। व्हीलर कहता है इसके पहले मैं फाइल दूं मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि आप सीक्रेट पुलिस से ही है। कैप्टन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं 1000 चेहरों वाला ट्वाइलाइट हूँ? अच्छा मजाक कर लेते हो, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम ही असली व्हीलर हो? ये सुनकर व्हीलर कहता है मेरी ग्रीन टाई पर येलो जेमस्टोन पिन है जैसा आप लोगों ने कहा था, क्या इतना प्रूफ काफी होगा? ये सुन के कैप्टन कहता है अच्छा तो ये येलो है। दूसरा ऑफिसर ये खबर डायरेक्टर तक पहुंचा देता है। ये देखकर व्हीलर को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। जैसे इस बारे में डायरेक्टर को पता चलता है कि वो येलो वाला है, वो सीधे एक ऑफिसर के पास जाते हैं और उसके गले में हाथ डाल के कहते हैं कैसे हो जेफरी, चलो कैफेटेरिया में साथ में लंच करते हैं। अचानक से डायरेक्टर को देखकर जेफरी घबरा जाता है और कहता है आज मुझे कुछ फाइल्स रिकॉर्ड रूम में रखनी है, इसलिए डायरेक्टर कहते हैं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, इनफैक्ट मैं तुम्हें किसी भी फाइल्स को छूने ही नहीं दे सकता। तभी डायरेक्टर उससे कहते हैं तुम्हें पता है हमने व्हीलर अपने एजेंट्स को कहा था कि वो मिलने के लिए ग्रीन टाई पर जेमस्टोन पिन लगा के आएगा, लेकिन हमने उसे जेमस्टोन का कलर तो बताया ही नहीं था, लेकिन हमने ब्रांचेस में इस चीज की खबर पहुंचा दी थी और हर एक ऑफिसर को जेमस्टोन का अलग कलर बताया था ताकि अगर गद्दार इन्फॉर्मेशन लीक करे तो हम उसे पकड़ लें और हमें पता चल गया है कि वो कौन है। अरे हाँ हमने तुम्हें भी एक कलर दिया था, क्या वो येलो था? तो तुम ही हो वाइस के खबरी। और इसके अगले एपिसोड में हम ट्वाइलाइट और यूरी की फाइट देखेंगे। साथ में फियोना लॉयड को जख्मी देखकर बेकाबू हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड 11 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको इसका अगला एपिसोड कल देखने को मिल जाएगा जो कि असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।